हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम। महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर नई दिल्ली में एक बहुत ही अहम प्रोग्राम हुआ, उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। कल 2 अक्टूबर को भारत और दुनिया के बहुत से मुल्कों में महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया गया है। मुल्क में मौजूदा सरकार महात्मा गांधी के जन्मदिन को स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाती है। अब सरकार महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि नहीं बल्कि स्वच्छांजलि देने की बात कहती है। कल नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब की सरबराही में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट IMCR ने जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब की तकरीर और उनके साथ इंटरैक्टिव सेशन का इंतजाम किया था। इस प्रोग्राम का नाम गांधीज आइडिया ऑफ इंडिया रखा गया था। प्रोफेसर इरफान हबीब ने महात्मा गांधी की जिंदगी के बहुत से अहम और अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी को साउथ अफ्रीका और वहां से वापसी के बाद महात्मा गांधी बनाने में मुसलमानों का बहुत अहम रोल रहा है। महात्मा गांधी मुल्क के बंटवारे के मौके पर दोनों मुल्कों यानी भारत और पाकिस्तान के नागरिक रहना चाहते थे। उन्होंने ही पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। आइए सुनते हैं दुनिया भर में मशहूर तारीखदां प्रोफेसर इरफान हबीब ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कुछ कहा है। गांधी जी ने जो कुछ मुसलमानों के बारे में कहा और किया, उसका एक मुख्तसर बयान आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ, जैसा और मुकर्रर ने यहाँ कहा, कि आज हिंदुस्तान में गांधी जी की विरासत, हेरिटेज आम लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। बहुत से मामले हो सकते हैं जिस पर गांधी जी से इत्तेफाक न हो। एडिशनल है जिस पर गांधी जी से इत्तेफाक न हो, लेकिन आज जो क्राइसिस इस देश में, उसमें गांधी जी की जो विरासत है, हेरिटेज, वो मेरे ख्याल में क्रिटिकल है। और इसलिए ये सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे और 1 अक्टूबर को कैमरा के सामने 1 घंटे सड़क की सफाई की जाए जो पहले से साफ हो चुकी है। ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इस देश के लिए जो गांधी जी ने हमें बताया कि इसमें कैसे रहना चाहिए, ख़ास तौर से रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, मुख्तलिफ धर्म और मज़हब मानने वालों को, वो आज हमारे लिए बहुत अहम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने ये पेश करूँ कि गांधी जी ने मुसलमानों के मसले पर, साफ साफ बात है यहाँ, आपकी तो मुस्लिम सिविल राइट्स की है, सिर्फ गांधी जी मुसलमानों की सिविल राइट से कंसर्न नहीं थे, उनसे मतलब नहीं था, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान की आबादी के का एक बड़ा हिस्सा थे, बड़ी माइनॉरिटी थी। तो राष्ट्रपिता ने जो मुसलमानों के लिए कहा है वो क्या याद नहीं रखा जाएगा? तो मैं आपके सामने उसकी बातें, जितना भी जाहिर है वो तो एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन जितनी भी अख्तिसार के साथ मैं कर सकता हूँ मैं पेश कर रहा हूँ। गांधी जी ने का बचपन ऐसे गुजरात में गुजरा था जिसमें एक तरफ तो जात पात बहुत थी और दूसरी तरफ जो पुराने कल्चर में हिंदू मुसलमानों के रिलेशंस होते थे कि राजा तो राजपूत हैं या दूसरी बड़े हिंदू कम्युनिटी के हैं और उनका दीवान मुसलमान है, इसमें कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। एक वो कल्चर था जिसमें एक तरह से मजहब एडजस्ट हो गए
और उसी कल्चर में गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए। मुझे याद है मैं बड़ौदा में बचपन में जब था तो मुहर्रम बड़े जोर शोर से मनाया जाता था, क्या वहाँ मराठा राजा थे, लेकिन उनके हाथी निकलते थे पूरे मुद्दत और बहुत रियासत की तरफ से खर्च किया जाता। तो वो एक ऐसी फिजा में गांधी जी पैदा हुए और उनकी तरबियत। चुनांचे जब वो इंग्लैंड से पास होकर आए, लॉ डिग्री लेकर आए और उन्होंने कहा बम्बई में बहुत वकील थे तो, और जाहिर है केस नहीं मिल रहे थे, तो एक मुसलमान साहब थे अब्दुल्ला सेठ, जिन्होंने उन्हें साउथ अफ्रीका भेजा। अब्दुल्ला सेठ खुद वहाँ ताजिर थे और वो ये कहते थे वहाँ कोई वकील नहीं है, पायरेट लॉ नहीं है, इसलिए तुम वहाँ चले जाओ तो वहाँ काम करो। और जब ये वहाँ गए और उनका मशहूर है जैसे रेशियलिज्म का मुकाबला हुआ, रेल से उतार दिए गए, हिंदुस्तानियों को बहुत जुल्म होता था, तो अब्दुल्ला सेठी ने कहा कि भाई तुम यहाँ कांग्रेस को क्यों नहीं इस्टेब्लिश करो। चुनांचे जब साउथ अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस बनी 1892-93 में, तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से ज़्यादातर उसके मेंबर मुसलमान ताजिर थे। जाहिर है पैसा देने के लिए कोई मामूली आदमी तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जो लिस्ट है अगर वो देखा उसमें जो मैंने देखी थी, तो ज़्यादातर मुसलमान उसके मेंबर थे, शुरू के मेंबर। और गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को साउथ अफ्रीका के लिए भी और यहाँ भी उसको अहमियत। मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि 1908 में मैं ज़्यादा साउथ अफ्रीका में जो कुछ हुआ उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हुए, जेल गए, औरतें भी मुसलमान जेल गई गांधी जी की रहनुमाई में। लेकिन ये बात भी जरूरी है कहना कि 1909 में जब पहली रिफॉर्म हुई, पार्लियामेंटो रिफॉर्म कहलाती हैं वो, तो उसमें कई कांग्रेस के लीडर्स ने भी उनकी मुखालिफत की कि मुसलमानों को ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बहस चली कांग्रेस के 2-3 प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस जो हुए उसमें ये बात कही गई। हिंदुस्तान में गोखले जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्होंने इसकी सख्त तनकीद की, कहा कि ऐसी बात कहना कि मुसलमानों के साथ मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाना नहीं चाहिए। इस बात पर अगर मुसलमानों को कुछ ज़्यादा हक मिल गए हैं तो हमें खुश होना चाहिए, ये गोखले ने कहा। और गांधी जी ने उसी वक्त गोखले को अपना लीडर माना और उन्होंने भी बयानात में भी और हिंद स्वराज जो उनकी किताब निकली उसमें साफ साफ कहा कि भाई अगर हम में से एक किसी को ज़्यादा हक मिल जाए तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे भाई को ज़्यादा हक मिल गए। ये एक अजीब बात है कि हिंदू लीडर ये कहे कि मुसलमानों को क्यों ये हक मिल गए। भाई हमें तो खुश होना चाहिए अगर हमारा छोटा भाई है या भाई है उसको ज़्यादा हक मिल गए। तो ये पैसेज आप स्वराज में भी देख सकते हैं जो 1909 में लिखी गई, गुजराती में लिखी गई, बाद उसका अंग्रेजी में तर्जुमा। मैं आपको ये बताता हूँ कि सुनाना चाहता हूँ कि इस बिल्कुल इब्तदाई मौके पर गांधी जी ने मुसलमानों की उनकी क्या हैसियत होना चाहिए, हिंदुस्तान पे क्या था। India is our nation. If the Hindus believe that India should be peopled only by the Hindus, they are living in a dreamland. The Hindus, the Mohammedans, the Parsis and Christians who have made India their country are all fellow countrymen. In no part of the world is one nationality and one religion synonymous terms. धर्म से इससे कोई मतलब नहीं कि नेशनैलिटी क्या हो। ये साफ साफ उन्होंने हिंद स्वराज में जो उनकी से पहली किताब है और जिसमें बहुत सी बातें हम इत्तेफाक नहीं कर सकते, मसलन ये उनका कहना कि मौलवी पंडित और दस्तूर पारसी दस्तूर है वो हिंदुस्तान को सही रास्ता दिखाएंगे,
मैं तो बहुत परेशान हो गया पढ़ के कि मौलवियों से अब मैं मालूम करूं कि हिंदुस्तान का क्या रास्ता है। लेकिन गांधी जी ने अगर कहीं पंडित का कहा तो मौलवी और दस्तूर पारसी प्रीस्ट को कहते थे, उनका जिक्र हमेशा किया। और कभी उनका नाम पहले लाए हैं, कभी उनका हिंदू प्रीस्ट का लाए हैं, ये तो कोई बात नहीं है पहले और दूसरे की, लेकिन हमेशा तीनों का उन्होंने जिक्र किया है। बाद में क्रिश्चियन प्रीस्ट का भी जिक्र किया। तो वो उनका ये ख्याल था कि हिंदुस्तान सबके नेशन है, और उनका ये ख्याल था कि जो मजहबी लोग हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे, हम इसे डिस्प्यूट कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने यही की राय यही थी कि मजहबी लोगों को नेशन को डेवलप करना चाहिए, और जिसमें मुल्ला, दस्तूर, ब्राह्मण, इनको उन्होंने कहा उनके हाथ में चाबी है। हम उससे अग्री नहीं कर सकते हैं, खुदा उन्हें चाबी न दे दें तीनों को, लेकिन गांधी जी की तरफ से तो तीनों का साथ साथ नहीं हुआ। अपने आप को बहुत धार्मिक कहते थे गांधी जी, लेकिन जब वो धार्मिक कहते थे तो ये कहते थे कि मेरे दिमाग में हिंदू मज़हब भी है, इस्लाम भी है, पारसी मज़हब भी है, क्रिश्चियनिटी भी है। वो धर्म को सिर्फ एक धर्म से रिलेट नहीं करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हिंद स्वराज से लेकर कंटिन्यूअसली उनका ये कहना। उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आते हैं 1915 में, 1914 साल का अफ्रीका छोड़ा, फिर इंग्लैंड गए, फिर 1915 में यहाँ आए, तो लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और गांधी जी अहिंसा डॉक्ट्रिन के बावजूद लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। क्यों थे ये इस वक्त जेर बहस नहीं है, लेकिन थे। इसी के साथ साथ जब भी वो जिक्र करें कि हमें अंग्रेजों के साथ की जो लड़ाई है उसमें साथ उनका साथ देना चाहिए, तो ये कहें कि मोहम्मद अली और शौकत अली को फौरन रहना, हमेशा इन दोनों का नाम लिया, किसी और का नहीं लिया, मोहम्मद अली और शौकत, क्योंकि इन दोनों ने अपने ट्रायल में ये कहा था कि हम अंग्रेजों के राज के खिलाफ हैं, हम हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते, हम खिलाफत जो थी उसको तबाह नहीं होने देते जो तुर्की के हाथ में थी। ये सब होते हुए गांधी जी हर वक्त ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं अंग्रेज़ों की लड़ाई में, लेकिन मोहम्मद अली और शौकत अली को फौरन रिहा। यहाँ तक कि जब 1918 में एक दरबार हुआ तो गांधी जी ने हिंदुस्तानी में तकरीर किया था कि उनकी ज़बान गुजराती थी, लेकिन हिंदुस्तानी में बोले और कहा कि हाँ सरकार के हम साथ हैं, लेकिन वायसरॉय के सामने कहा कि मोहम्मद अली और शौकत अली को फौरन छोड़ लें। ये किसकी हिम्मत होती है इसमें? तो ये इस प्रेशर से गांधी जी ने कौमी तहरीक हिंदुस्तान में शुरू। अब जो बड़ी उनकी तहरीकें हैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये मौका भी नहीं है। अब्बास सैयदी का जिक्र हुआ था, जो पंजाब रॉन्ग्स की रिपोर्ट हुई तो गांधी जी ने उनको पर किया कि आप हमारे साथ आइए, और गवर्नमेंट के खिलाफ जो रिपोर्ट हुई पंजाब पे जो जुल्म गवर्नमेंट ने किया था उसमें गांधी जी और अब्बास सैयदी को दस्तखत। उसके बाद जब खिलाफत का इशू हुआ और जितनी तहरीकें हैं उसमें हमेशा मुसलमान उन्होंने शामिल किए, चाहे वो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ बिहार में एजिटेशन हो, चाहे गुजरात में हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी एजिटेशन को ये शक्ल नहीं देने दी कि हिंदू एजिटेशन। उसके बाद जब खिलाफत का इशू आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है, लेकिन गांधी जी ने शुरू से खिलाफत कमेटी में हुए, खिलाफत तहरीक के साथ हुए। जो पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1921 में, उसमें
खिलाफत का इशू लाया गया, स्वराज और खिलाफत। और ये पहला इशू था जिसमें सब लोग शामिल हुए। और क्योंकि आप लोग उर्दू से वाकिफ होंगे तो मैं एक शेर अकबर इलाहाबादी का भी सुना दूं कि क्या नई चीज़ थी जो अकबर इलाहाबादी को नजर आई। बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ ही, बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ ही, एक मुश्त खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। तो ये असर था। यहाँ ये मौका नहीं कि खिलाफत तहरीक कैसे ख़त्म हुई, तुर्की ही ने खिलाफत ख़त्म कर दी। नॉन कोऑपरेशन भी विड्रॉ हुआ चौरी चौरा की वजह से। लेकिन इसमें बराबर गांधी जी ने पूरी कोशिश की कि मुसलमान तहरीक में शामिल हों। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी कभी गांधी जी ने ये रोक नहीं की। 1916 में जिस सेटलमेंट हुआ तिलक और मुस्लिम लीग के बीच में, वो गांधी जी ने पूरा उसका साथ दिया। अब गांधी जी के बीच में जेल चले गए, उससे इस वक्त ताल्लुक नहीं। फिर वो आज़ाद हुए, जब आए तो कोहाट में बड़ा बलवा हुआ। उस बलवे के खिलाफ ताकि उसको रोका जाए, 1923 में गांधी जी मौलाना मोहम्मद अली के घर गए, उनके मेहमान हुए और वहाँ उन्होंने व्रत रखा, भूख हड़ताल की, जो उनका एक तरीका होता था कि हिंदू और मुसलमानों में अमन होना चाहिए, और उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई। तो आप देखते हैं कि भूख हड़ताल भी होती है। वो पहले ये देख लिया, मौलाना मोहम्मद अली से पूछ लिया उनके मेहमान होकर के, ताकि ये हिंदू मुस्लिम इशू ना बने। तो एक आदमी इतनी एहतियात करें हर चीज पर, मोहब्बत से पेश है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना का भी साथ रहा। 1920s में तो जिन्ना साथी रहे कांग्रेस के। बहुत सालों तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सेशन एक ही जगह होते थे। लेकिन फिर इख्तलाफात शुरू हुए। ये मौका नहीं उन इख्तलाफात में जाने का। शायद उसूलों में कांग्रेस सही थी, लेकिन प्रैक्टिस में अगर कुछ कंसेशन दे देते, रियायतें दे देते मोहम्मद अली जिन्ना को और मुस्लिम लीग को, तो शायद कोई इतनी गलती ना होती। बहरहाल गांधी जी ने उस पूरे जमाने में पूरी कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाकी रहे अपनी तरफ से। उन्होंने उर्दू सीखी। उर्दू की राइटिंग तो उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि गुजराती और अंग्रेजी में भी उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल है उन्हें समझना, लेकिन उर्दू में लिखते थे। हिज्जे उनकी बहुत सही होती थी, इसलिए उन्होंने काफी वक्त दिया होगा उर्दू सीखने। और मेरी खाला रेहाना तैयबी थी, उनको वो उर्दू में ख़त लिखते थे, और ताजुब ये होता है कि हिज्जे वगैरह बिल्कुल सही होती, बस रस्मुल ख़त इतना ख़राब होता था कि बहुत दफ़ा पढ़ने में दिक्कत होती। लेकिन ये एक शख्स के बारे में कितनी ज़बानों में वो लिख रहे हैं, और उर्दू सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि मुसलमानों से फॉर्मली गुफ्तगू हो सके। मैं छोटी बातें बताना चाहता हूँ। जब पूरा डिवीज़न शुरू हुआ
मुस्लिम लीग और उसका पाकिस्तान के डिमांड 1940 में रखा गया। ये लोगों को मालूम नहीं कि कायदे आजम का खिताब किसने दिया जिन्ना को, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमेशा कायदे आजम दिया। उनके घर गए 1944 में और पहली कोशिश उनके कत्ल की उस वक्त हुई जब उन्होंने ये तय किया कि मैं जिन्ना साहब से बम्बई में उनके घर जाना शुरू करूँ। उसमें भी गॉड से इन्वॉल्व थे, तो पुलिस के एक पिकेट ने उन्हें पकड़ लिया, कांटे वाटे मार के छोड़ दिया, लेकिन वो उस वक्त भी कत्ल करने पहुंचे थे 1944 में। मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ कि पूरे 1 महीने तक गांधी जी ने बात की, और जो पाकिस्तान में बना हो कि ज़िलों से हो बल्कि सूबे से ना हो, चुनाचे मशरक़ी पंजाब और मगरबी बंगाल हिंदुस्तान में हुए, ये गांधी जी ने उन्हें प्रेजेंट किया था कि भाई आप पूरे सूबे को मत लीजिए, आप पाकिस्तान के लिए ज़िले डिस्ट्रिक्ट वाइज लीजिए ताकि जो मुस्लिम एरियाज हों वही रहे, और उसके बाद फिर ये तय किया जाए कि पाकिस्तान बनने के बाद और बाकी हिंदुस्तान में क्या रिलेशन होना चाहिए। लेकिन जिन्ना बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे, ये होगा नहीं पूरा सूबा होगा, पूरा पंजाब, पूरा बंगाल पाकिस्तान में। तो जो 1947 में फैसला हुआ उसका एक बड़ा हिस्सा गांधी जी ऑफर कर चुके थे 1944। लेकिन गांधी जी एक बात कहते रहे शुरू से कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो मैं तो दोनों का शहरी हूँ, मैं सिटीजन दोनों का। और जब हिंदुस्तान में कत्लेआम शुरू हुआ 1940-47 से शुरू हो गया, तो गांधी जी वहां सिर्फ नोआखली नहीं गए। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के बारे में हर वक्त ये कहा जाता है कि वो नोआखली गए, मुसलमानों को उन्होंने फेस किया। ये भूल जाते हैं कि उतने ही वक्त वो बाद में बिहार में गए। नोआखली में अगर 500-600 का कत्ल हुआ तो बिहार में बिहार गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 7,000 का फर्क हुआ, सब मुसलमान थे। गांधी जी 2.5 महीने रहे बिहार में। गांधी जी ने वहाँ मुस्लिम रिलीफ फंड इस्टेब्लिश किया, मुस्लिम रिलीफ फंड। वो दिल्ली में आए कांग्रेस से कहने कि जब आप ये कहते हैं कि बंगाल में इंक्वायरी कमेटी हो तो बिहार में क्यों नहीं आप इंक्वायरी बुलाते हैं। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसे इनकार किया कि हम नहीं कहेंगे, हमारी गवर्नमेंट है, तो गांधी जी खफा होकर चले आए। वो शख्स उसके बाद आपको मालूम है कि आज़ादी के वक्त वो इसमें पार्टीशन से बहुत अफसरदा थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो दोनों देशों का शहरी हूँ। पहली जो पोजीशन थी, हिंदुस्तान का भी हूँ, पाकिस्तान का भी हूँ। उस वक्त ये बात चल सकती थी क्योंकि पासपोर्ट सिस्टम नहीं था, बहुत दिन तक नहीं रही। बहरहाल वो नोआखली जा रहे थे जब 15 अगस्त को कलकत्ता में ये हुआ कि रायट्स होंगे, वहाँ रुक गए, वहाँ फिर बाद भूख हड़ताल की, उसको ख़त्म किया रायट को। तो वो वाक़या सही है, जो पता नहीं आप लोगों ने कितनी गांधी जी पर जो फिल्म बनी थी इंग्लिश में वो देखी है या नहीं, उसकी हिंदुस्तानी डबिंग भी हुई, जिसमें वो वाक़या बयान करते हैं जो सही है कि एक आदमी ने कहा कि मैंने एक मुसलमान बच्चे को मार डाला है तो उसका मैं क्या करूँ, कैसे इसका। तो गांधी जी ने कहा कि एक मुसलमान बच्चे की तरबियत करो और मुसलमान की हैसियत से वो तरबियत हो। तो ये स्पिरिट हमारे फादर ऑफ द नेशन की थी। उसके बाद जब वहाँ व्रत रखा तो कलकत्ता में अमन रहा। ये बहुत कहा जाता है गांधी जी व्रत क्यों रखते थे। बहुत अब भी बहुत से हमारे मौलवी हैं जो ये बात कहते हैं कि गांधी जी का ये बात था कि जब व्रत रख ली तो लोगों को फोर्स करते थे। तो ये बताइए कि कलकत्ता में अमन करा दिया उसके व्रत ने, और क्या चीज़ का फर्क थी।
कलकत्ता में उसके बाद कोई राइट्स नहीं हुए, इतनी बड़ी मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन। फिर वो दिल्ली आते हैं, जहाँ राइट शुरू हो गए थे और उनकी प्रेजेंस थी दिल्ली में कि दिल्ली के अंदर राइट्स बंद हुए, लेकिन जब तक मुसलमानों को निकाला जा चुका था वो ये कोशिश कर रहे थे कि उनको फिर से अपने घरों में आबाद किया जाए। वो यहाँ हिंदू शरणार्थियों और मुसलमानों के कैंप्स में जाते थे, जो कोई और लीडर नहीं जाता था। उनको दोनों तरफ से गालियां पड़ती थी, वो बर्दाश्त करते थे, रुकते नहीं थे, वो अपना काम नहीं छोड़ते थे। इतनी गालियां होती तो हमें कोई फिक्र नहीं। और आरएसएस के लीडर ने, तो मैंने अखबार में पढ़ा था, हिंदुस्तान टाइम्स हमारे यहाँ आता था दिसंबर में, कि उसमें ये नाम लगाया था उन्होंने गुलवलकर पर कि उसने गांधी जी के पत्नी के लिए और गांधी जी के खिलाफ बहुत बातें कही अपनी खुफिया तकरीरों में। गोलवलकर जब फिर गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने कहा कि तुम बयान निकालो कि मुसलमानों को न मारा जाए, तो गोलवलकर ने इनकार कर दिया, आप मेरी तरफ से निकाल दीजिए। गांधी जी, मैं कौन सा आपका एजेंट हूँ निकालूं? तो इनके आरएसएस के तो हाथ भरे हुए हैं खून से। ठीक है, गांधी जी के कत्ल में ये शरीक नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल जिनकी हर वक्त तारीफ करते हैं, उन्होंने कहा इन्होंने अगर गांधी जी को तो नहीं मारा, कोई हमें सुराग नहीं मिलता तो उसमें ये शामिल थे, लेकिन हिंदू मुसलमान उनके मुसलमान मर्द औरत बच्चों को तो इन्होंने मारा है, सरदार पटेल ने लिखा है। तो गांधी जी यहाँ जमे रहे, पानीपत गए, वहाँ कोशिश की कि मुसलमानों को न निकाला जाए, उसमें सफल नहीं हुए। फिर वो यहाँ वापस आए और उन्होंने ये कहा कि मैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का शहरी हूँ, जब हिंदुस्तान में निर्माण हो जाएगा तो मैं पाकिस्तान में जाऊँगा और वहाँ भी दोनों कम्युनिटीज़ को दोस्त रखूँगा। तो जनवरी के शुरू में जब हिंदुस्तान की कैबिनेट ने ये कहा कि 54 लाख रुपए हम पाकिस्तान को नहीं देंगे जो उनका स्टर्लिंग बैलेंसेस में शेयर था, तो गांधी जी का व्रत शुरू। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गांधी जी का व्रत अपनी सरकार के खिलाफ था कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम पाकिस्तान के रुपए पे कब्जा करो। ये हिम्मत होती और उसकी वजह से गवर्नमेंट को मानना पड़ा। गांधी जी को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे पंडित नेहरू और सरदार पटेल कि गांधी जी व्रत रखें और ये माने नहीं। 3 दिन के अंदर ये तय हुआ कि नहीं, वो फैसला गलत था, हम पाकिस्तान को उसका शेयर देंगे। लेकिन उसमें और भी शर्तें थी। मस्जिदें क्लियर की जाए, सब मस्जिदें मुसलमानों को वापस की जाए। जो मुसलमान यहाँ आए और उनके घर से निकाले गए उन्हें घर वापस किए। वो ये कह रहे थे हिंदू और सिख शरणार्थियों से जो जिनके घर वहाँ छिन गए थे पाकिस्तान में, तो यहाँ भी घर छोड़ दो ताकि यहाँ के जो मुसलमान हैं इस वक्त मौजूद हैं वो अपने घर वापस जा सकें। गांधी जी की वजह से पुरानी दिल्ली में मुसलमान बस्तियाँ बच सकें। तो ये उनका आखिरी व्रत। हिंदुस्तान के लोग भी कुछ अलग थे, साफ साफ बात है। गांधी जी का व्रत भारत सरकार के खिलाफ 54 लाख रुपए पाकिस्तान को दो। गांधी जी का व्रत इतने शरणार्थियों के खिलाफ अपने घर छोड़ो मुसलमानों को, मस्जिदों को वापस। ये सब होते हुए पूरे जिलों से, पश्चिम यूपी से, मेरे जिले से भी, अलीगढ़ से भी लोग यहाँ जमा हुए। दिल्ली के भी शामिल हुए उसमें, मजदूर, स्वीपर, क्लार्क सब शामिल हुए। और साथ ही 8 जनवरी को मैंडेट गुरुनानक साहब, जो 1 लाख का जुलूस, ये लिखा गया कि 3 मील लंबा 1 लाख लोगों का जुलूस दिल्ली में निकला गांधी जी के कॉज के फेवर। तो कुछ मालूम होता है
कि हिंदुस्तान के लोग भी अलग थे उस वक्त, कुछ और अलग थे, हमसे अलग थे। और इसलिए दूसरे दिन 8 जनवरी को गांधी जी ने अपना व्रत वापस लिया। वो उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रायट्स बंद हो। लेकिन जैसा आपको मालूम है, कुछ लोगों के एस्टिमेट से 6 लाख और कुछ लोगों के एस्टिमेट से 10 लाख मर्द औरत बच्चे मारे। जिन लोगों ने मारा उन पर यह कलंक, चाहे मुस्लिम लीगर हो, चाहे आरएसएस वाले हो, जिनको सरदार पटेल ने कहा कि आरएसएस ने तो मर्द औरत बच्चों को मारा है मुसलमान, इनको कैसे छोड़ा जा सकता है, इसलिए 4 फरवरी को इनको बैन किया गया। और चाहे सिख बैंड, जिसने भी जुल्म किया वो हमेशा बदनाम रहे। गांधी जी ने इस देश को बचा दिया, वरना ऐसे ही आग पूरे देश में फैल। तो जब गांधी जी का मर्डर हुआ, उसमें भी गैर एहतियाती शामिल थी, सरकारों की, लोकल पुलिस की, पूना की, कोई राजा महाराजा भी शामिल थे। सॉरी, मामूली आदमी तो हवाई जहाज से नहीं आता जिसमें कातिल 2 दफा है। लेकिन एक बात याद रखने की है, वो ये कि उसे भूलना नहीं चाहिए। जब गांधी जी मरे, का इंतकाल हुआ, पूरे मुल्क में एक सन्नाटा हो गया, तो किसने मिठाई बांटी? गवर्नमेंट के सब कागजात देख लीजिए, आम लोगों की देख लीजिए, हिंदू महासभा और आरएसएस वाले मेरे शहर में मिठाई बांटी। और उसमें दूसरी बात है कि क्राउड जमा हुए, उनके घरों पे अटैक्स हुए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने गांधी जी के इंतकाल के लिए नहीं, हमारे तो भतीजे और भांजे की शादी थी, उसके ये बताई थी सबने। तो ये मशहूर हो गया कि जितने आरएसएस वाले और महासभा वाले, सबके भतीजे भांजे की शादी 30 जनवरी को ही हुई। तो ये हमने सुना था, मामूली आदमी मजाक में कहते थे। मुझे भी ये मौका मिला कि मैं भी जुलूस में शामिल हूँ अलीगढ़। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जुलूस अब तक अलीगढ़ में कभी नहीं दिखा। तो और ये बड़ी मुश्किल से था कि इनके दफ्तरों पर अटैक न हो। कांग्रेस लीडर हाथ जोड़ के कहते थे, मामूली आदमी से जलन थी। तो गांधी जी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया, वो तो इतिहास में हमेशा रहा। अब साथियों, ये बात है कि हम उस वर्षे को आगे बढ़ाते ही नहीं, उससे फायदा उठाते ही नहीं। या हम मौका दे देंगे कि जिन लोगों की जिन्हें खुशी मनाई थी, ये तो सरदार पटेल ने आरएसएस वालों के लिए लिखा है कि खुशी मनाई, उन्होंने मिठाई बांटी। क्या उनकी सक्सेस रहेगी इस देश में या गांधी जी की सक्सेस? शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।